हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में पेपर 4 जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस, उसमें मॉड्यूल ए का लास्ट चैप्टर है, यूनिट 7 शुरू करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। नाम है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also request you to please subscribe to our YouTube channel. तो इसमें सबसे पहले बताया गया है नरसिम्हम कमेटी के बारे में। देखिए, आप अगर बैंक में हैं तो आपको नरसिम्हम कमेटी आप सैकड़ों बार सुन चुके होंगे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे नरसिम्हम कमेटी 1, जिसका नाम है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स। ये जो कमेटी थी अगस्त 1991 में बनाई गई थी, जिसका काम था स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन और प्रोसीजर, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के इन एस्पेक्ट्स पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करना। ठीक है, स्ट्रक्चर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स पर। जो कमेटी है उसने ये फाइंड आउट किया कि CRR और SLR जो है वो बैंक्स में बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। उस समय के हिसाब से बात करी जाए, मतलब 1991 के अकॉर्डिंग, तो करीब 53.5% था। तो उससे ये कहा गया कि जो भाई इनका मतलब नरसिम्हम कमेटी का ये कहना था कि इससे क्या हो रहा है कि बैंक्स का पोटेंशियल इनकम का लॉस हो रहा है। भाई अगर आपने बैंक ने मान लिया 100 रुपये डिपॉजिट लिया और उसमें से 53.5% यानी 53 रुपये करीब उसने उठा करके एज ए CRR SLR जमा कर दिया, तो बचे हुए 47 रुपये में से उसे उन 100 रुपये का पूरा ब्याज देना प्लस पूरे बैंक को फंक्शन भी करना है, विच इज़ अ क्लियर कट लॉस फॉर द बैंक सिस्टम। इसलिए ये इन्होंने ये फाइंडिंग इसमें एक इंपॉर्टेंट दी थी। इसके बाद CRR SLR इनफैक्ट कम भी किया गया था, अब तो बहुत कम है। कमेटी ने कहा था कि जो CRR SLR है बेसिकली ये एक बैंकिंग सिस्टम पर एक टैक्स की तरह है, इसलिए इसको लोअर करना चाहिए। कमेटी ने ये भी कहा कि जो इस जनरली क्रिटिकल ऑफ द डायरेक्टेड लेंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर, इन्होंने कहा कि जो भी प्रायोरिटी सेक्टर को डायरेक्ट लेंडिंग करी जा रही है वो सही नहीं है, ये भी कमेटी का कहना था। एंड दिस रिजल्ट इन ओवरलुकिंग ऑफ क्वालिटेटिव। जब डायरेक्ट लेंडिंग कर दी जाती है तो होता क्या है कि जो भी उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस लेंडिंग के प्रायोरिटी सेक्टर से संबंधित है तो वो ओवरलुक हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कोलेट्रल नहीं लिया जा रहा है, जो पोस्ट क्रेडिट सुपरविजन है वो बेहतर नहीं हो रहा है, ये सब कमेटी का कहना था। भाई मान लीजिए कहीं से फंड आया और बैंक ने सीधे उस फंड को आगे पास ऑन कर दिया, मतलब कस्टमर को दे दिया, तो बैंक ऑब्वियस सी बात है ना प्रोडक्ट इस्टेब्लिश का कंफर्म करेगा, ना पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग नहीं करेगा, लेकिन अब खुद का पैसा देगा तो सारी मॉनिटरिंग करेगा, तो पैसा सही यूटिलाइज होगा। तो ये इनका कमेटी का कहना था कि ये डायरेक्ट लेंडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो उचित नहीं है। अन्य का फाइंडिंग्स थी कमेटी के। कमेटी ने और भी चीज़ें PSB से मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में कही। एक तो कहा ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस विदाउट कंसिडरिंग नीड एंड पोटेंशियल वायबिलिटी। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोली जा रही हैं, चाहे उसकी नीड हो और वो ब्रांचेस वायबल हैं कि नहीं ये भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। द लाइन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल हैड स्ट्रेच टू फार एंड सेंट्रल ऑफिस सुपरविजन इंटरनल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वीकेंड। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सेंट्रली ऑथराइज सेंट्रली सुपरवाइज मॉडल जो होता है वो वीक हो गया, ऑडिट प्रोसीजर वीक हो गया है। डिटेरेशन स्टाफ क्वालिटी ड्यू टू रैपिड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। साथ ही इन्होंने नर्सिंग कमेटी की ये भी फाइंडिंग थी कि स्टाफ की क्वालिटी जो है वो डिटेरिएट कर रही है बिकॉज प्रमोशन बहुत फास्ट है, रिक्रूटमेंट बहुत रैपिड है और ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, पहले ही प्रमोट हुए जा रहे हैं। एक्सेसिव बैंक क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा लोन दे दिया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोन की कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीज स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, स्टाफ की कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। उनकी फाइंडिंग्स थी। इसके बाद 1998 में नरसिम्हम कमेटी 2 आई। नरसिम्हम कमेटी 2 को कहा गया कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ये सेटअप की गई थी 1997 में, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी 1998 में। ठीक है, और जो भी इनका इन्होंने इस बात की बेसिकली जो कमेटी 1 थी, नर्सिंग कमेटी 1991 थी, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें फाइंडिंग्स थी, उसमें क्या क्या रिजल्ट्स है और क्या अप्लाई होने के बाद वो इवैल्यूएशन रहा, बेसिकली उसके लिए नरसिम्हम कमेटी 2 बनाई थी। तो जो क्या क्या इनके मेन रिकमेंडेशन थे, मेजर रिकमेंडेशन क्या थे? एक तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम इंडिया, इन्होंने कैपिटल एडिकेसी मेजर्स को और रिस्क वेट्स को, CRAR वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करके कहा कि इससे क्या है बैंकिंग सिस्टम इंडिया में स्ट्रेंथन होगा। असेट क्वालिटी नॉर्म्स यानी NPI नॉर्म्स की बात हो रही है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात के स्ट्रिंजेंट करने, उससे पहले NPI कॉन्सेप्ट ही नहीं था इनफैक्ट 1998 के पहले। इंटरेस्ट सब्सिडी, प्रायोरिटी सेक्टर में इन्होंने इंटरेस्ट सब्सिडी को एलिमिनेट करने के लिए रेकमेंड किया। साथ ही साथ इन्होंने ARC कॉन्सेप्ट यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने ये भी कहा कि IRAC जो भी आपका NPA की जो नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उनके सिस्टम उनका मतलब जो है उनमें कुछ चेंजेस करने होंगे सिस्टम में जो कि बेहतर मॉनिटरिंग करवा सके। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके बाद क्या क्या हुए देखिए।
granting of operational autonomy to PSBs, reduction of public ownership in PSBs by allowing them to raise capital from equity market। इसके बाद क्या हुआ कि बैंक्स को इस बात की परमिशन हो गई, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, कि वो शेयर मार्केट यानी कि IPO या उसके IFPO के थ्रू 49% तक के अपने पेड अप कैपिटल पे पैसा उठा सकते हैं, मतलब कैपिटल रेज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे पब्लिक ओनरशिप घटकर कितनी होगी 51%। तभी आपने शुरू में जब पढ़ा था हमने तब देखा भी था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए मिनिमम 51% चाहिए जो गवर्नमेंट का स्टेक। ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर एंड जॉइंट वेंचर बैंक, जो भी इंश्योरेंस कंपनी, जॉइंट वेंचर बैंक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसके लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ा। FDI पोर्टफोलियो में बढ़ावा हुआ। जो मर्जर्स और अमालगेमेशन था प्राइवेट सेक्टर बैंक और NBFCs का, उसके लिए रोड मैप तैयार किया गया। इसे बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म बताए 1998 के। फॉरेन बैंक्स जो हैं उनको अब इंडिया में एक से ज़्यादा चैनल में भी ऑपरेट करने के लिए परमिशन मिली। RBI ने साथ ही साथ इसको इंकरेज किया कि जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक और डिफरेंशिएट बैंक से उस प्रोसेस को बढ़ाया जाए, जो भी रिसेंटली हुआ था ना पेमेंट 2013 नचिकेत मौर्य कमेटी के बाद। CBS की तरफ माइग्रेट होना शुरू हुआ, मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन की तरफ। VRS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो उससे क्या हो गया कि 2008 आते आते जो बैलेंस शीट्स थी बैंक्स की वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई, ग्रोथ अच्छी हो गई। NPA पे प्रभाव पड़ा और जहां NPA शुरू में 12% था वो घट के केवल 2% का रह गया था 2008 तक। मेजर इन्हांसिंग रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिसबैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट्स। तो क्या कर दिया इन्होंने, एक चीज़ और इन्होंने चेंज करी मार्केट के हिसाब से, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी उनका जो रेट था वो मार्केट रेट के हिसाब से कर दिया, ना कि एडमिनिस्ट्रेट इंटरेस्ट रेट। मतलब ये नहीं कि जो चाहा वो इंटरेस्ट रेट हम आपको देंगे, नहीं, जो मार्केट कह रही है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। इंट्रोडक्शन ऑफ प्योर इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, ऑक्शन बेस्ड रेपोज, रिवर्स रेपो, मतलब रिवर्स रेपो, MDF, ये सारा SDF, ये सारा कॉन्सेप्ट इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से बैंक काम कर सके। जो डीमटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको एडवांस किया गया, जिससे कि जो भी आप सेबी से जो भी आप स्टॉक से शेयर्स लेते हो, पहले वो मटेरियलाइज फॉर्म में रहते हैं, पेपर फॉर्म में रहते हैं, अब वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहते हैं जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं सब कुछ, ठीक है। जो RBI ने साथ ही साथ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये तो बहुत रिसेंट है खैर, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्कीम शुरू करी, जहां बैंक्स जो हैं वो रेपो रेट पर 3 ईयर्स तक के लिए मतलब जो पैसा है वो RBI से ले सकते हैं। इसको बोलते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, मतलब किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लोन उठाना, ठीक है। तो वो RBI से लेंगे, उस पैसे को आगे बांटेंगे कितना, रेपो रेट के हिसाब से 3 साल तक के लिए। ये एक नई चीज़ शुरू की गई थी। प्रूडेंशियल मेजर्स, SLR जो कि पहले मतलब 91-92 में 38.5% तक होता था, उसको घटाते घटाते 5 साल में 28% कर दिया गया। इधर CRR जो शुरू में 14% था, जो आज के डेट में 4% है, उसको घटाते घटाते 10% ले आए 1997 तक, क्योंकि CRR SLR की उन्होंने कहा था ना, टैक्स ऑन बैंकिंग सिस्टम। दिस हैज बीन फर्दर रिड्यूस टू SLR 18%, आगे घटाकर SLR को 18%, इसको 4.5% नवंबर 2022 तक कर दिया गया। जो कैपिटल टू, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उस दिन का, जब भी आप कोई पेपर देने जाएँ, चाहे JIBC-IB हो, चाहे आपका कोई प्रमोशन का पेपर हो या आपका कोई एक्सटर्नल पेपर हो, उन सभी में पहले ये CRR SLR जो उस डेट तक होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, वो अपडेट करके ही जाइएगा। हम जो डेटा दे रहे हैं उस पर प्लीज़ मत रिलाय करिएगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गाइडलाइंस लेकर आए, बेसल 2 और 3 को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, बेसल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। RBI ने जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स था, तो जो था आपका मतलब NPA वाली नॉर्म्स थी, उनको फेस्ड मैनर में धीमे धीमे इंट्रोड्यूस किया, अपने अकाउंट्स जो उनको पब्लिश करना शुरू किया। इंस्टीट्यूशनल लीगल मेजर्स, लोक अदालत यानी पीपल्स कोर्ट शुरू किए गए। DRT एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स का शुरू किए गए। ARC यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का इजाद हुआ। सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटीज़ बनाएंगी, जिससे कि रिकवरी और रिस्ट्रक्चरिंग बेहतर हो सके। जो सरफेसी एक्ट था उसको लाया गया, जिससे कि जो पहले क्या था ना, पहले मान लीजिए आपके बैंक में किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बंधक कर रखी है, उसका लोन खराब हो गया, फिर भी आप बिना कोर्ट ऑर्डर के उसको नहीं बेच सकते, लेकिन सरफेसी आने के बाद क्या हो गया कि सिर्फ DM की परमिशन से भी आप बेच सकते हैं। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। सरफेसी केम एज अ बिग हेल्प फॉर द बैंकिंग सिस्टम। सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट, जो सिविल था, सिविल और क्रिफ, इन सबको सेटअप करना शुरू किया गया। CCIL यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शुरू किया गया और इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इसका बनाया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में IBC कोड आया था, उसको सेटअप किया गया, जिससे कि बेहतर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस हो सके और टाइम बाउंड मैटर में लोगों को उन तक पैसा पहुंच सके, ठीक है। ये नहीं कि पैसा डूब गया, कंपनी को रिजोल्यूट करके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका नुकसान से बचाया जा सके। सुपरवाइजरी मेजर्स के लिए आगे कुछ बताया गया है। देखिए BFS जो हम लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बनाया गया, जो कि कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी FIs और साथ ही साथ NBFCs पर नज़र रखेगा या उन पर सुपरवाइज रखेगा।
कैमल्स शुरू किया गया, CAMELS, ठीक है। अभी नया भी आया है ई कैमल्स, जिसे बोलते हैं इनहांस्ड कैमल्स, इसको भी शुरू किया गया। ये एक रेटिंग सिस्टम है जो कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन का काम करता है। अगर आप कैमल्स और ई कैमल्स को डिटेल में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं आई लिंक में ऊपर डाल दूंगा उसको, ठीक है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ड्यू डिलीजेंस, शेयर होल्डर्स के प्रति, डायरेक्टर्स का फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईज यानी इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जनवरी 2018 में शुरू करी। इससे इन्होंने क्या किया कि टाइम बाउंड मैनर में PSBs को क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग के लिए प्रमोट करना शुरू किया, ठीक है। जिससे इसका नाम क्या रखा है इस पॉलिसी का, ईज इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, जनवरी 2018 से। टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर्स में इन्फीनेट सेट किया इन्होंने, ठीक है। स्विफ्ट होता है ना, वैसे इन्फिनेट भी होता है। इन्फिनेट एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, एक तरह से इंटरनेट का काम करेगा सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इन्फिनेट एक तरीके से जो भी आपके नेफ्ट हैं, RTGS हैं, ATM है, ATM का जो सिस्टम होता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ये सब कुछ देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब इन्फिनेट से हेल्प से चल रहा है। अगर ये नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनेट हो गया, CBS हो गया, ATM हो गया, यही सब तो बेसिक है हमारी। देखा जाए तो इंटरनेट बैंकिंग से पहले यही सब तो चीज़ें थी जिन्होंने इंटरनेट बैंकिंग का रास्ता धीमे धीमे बनाया है। प्रोमिगेशन ऑफ पेमेंट्स मतलब PSS एक्ट बनाया गया 2007 का। कुछ बैंक्स थे जिनको 2020 से ये भी आ गया कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, डिजिटल बैंकिंग, इस तरफ भी इनको भी बढ़ावा दे, वो ये भी कहा गया। फिनटेक कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया जिनसे टाइप किया गया जिससे कि टेक्नोलॉजी को और इन्हांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ें बेहतर हो सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सबको इस्तेमाल करना शुरू किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म हुए, एम्फेसिस हैज़ बीन पुट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रांसमिट लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स टू शॉर्ट टर्म इन अ फ्लेक्सिबल एंड बाय डायरेक्शनल मैनर। मॉनेटरी पॉलिसी में से सबसे मेन तो रिफॉर्म यही किया गया कि पहले देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं होती, 2018 से कमेटी शुरू हो गई, ठीक है। तो 16 सॉरी, तो पहला नंबर तो ये किया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी। साथ ही साथ कई इंस्ट्रूमेंट डाले, पहले सिर्फ रिवर्स रेपो ये होते थे, अब आप देखिए लॉन्ग टर्म टारगेटेड रेपो हो गया, आपका MDF हो गया, SDF हो गया, MSF हो गया, SDF हो गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं उसमें कि OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, MSS हो गया, मार्केट एक्सपेंशन स्कीम हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया, ये सब चीज़ें डाल देंगे जिससे कि जो भी लिक्विडिटी है उसको इजीली सक इन करा सके और इजीली उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके, दोनों ही चीज़ों में चीज़ें काम आ सके। और ये बाय डायरेक्शनल मतलब कि मार्केट टू मतलब अगर हम इंटरेस्ट रेट कम करें तो मार्केट पे इंपैक्ट दिखाई पड़े और ज़्यादा करें तो भी हमें मार्केट से इंपैक्ट वापस मिले, इसको बोलेंगे बाय डायरेक्शनल। अगर सिर्फ वन वे काम करेगा तो उसको बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल। साथ ही साथ इसमें मतलब बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है वो तो इन्फ्लेशन को मैनेज करना है ना, तभी तो उसमें सारे इंटरेस्ट रेट तो सारी चीज़ें चेंज करते हैं ना, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू फाइंड डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द पार्ट 2 of this video so that this module A can be finished. Thank you so much for your valuable time and do not forget to subscribe to our channel, like the video, share the video and comment on the video.